हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और आज हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस का सिमेट्रिक रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस का जो हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन वो हमारा हो चुका है। देन उसके बाद मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद मैनी एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिया है। और आज हम करने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो आई एम स्टार्टिंग विद सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, जितने भी रिलेशंस हैं बेटा, या ऐसे बोल लो कि ये जो चैप्टर है ना आपका, इस चैप्टर में डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि कुछ भी आपको अगेंस्ट में जाना है सिमेट्रिक रिलेशन के या उसके फेवर में जाना है, तो आप किसके बेसिस पे बात करोगे? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे बात करने वाले हो। तो इसलिए डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, कंडीशन इज कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, ओनली नहीं था उसमें, ठीक है, ओनली था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन में। तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो लेट आर बी आ रिलेशन ऑन ए। हम मान लेते हैं कि ए जो सेट है उसके ऊपर आर रिलेशन है। देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ आर जो रिलेशन है उसे सिमेट्रिक क्या बोलेंगे? इफ वेन एवर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमेट्रिक रिलेशन इफ वेन एवर, ये जो वर्ड है ना इसको एक साथ रखना। इफ वेन एवर मतलब जब भी कभी। इफ वेन एवर को यदि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो क्या निकल के आता है मीनिंग? जब भी कभी। इफ वेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज रिलेटेड टू बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इफ वेन एवर जब भी कभी ए बी से रिलेट होता है, ए रिलेटेड टू बी का मतलब है कि ए बी का जो पेयर है वो आर रिलेशन में आता है, देन दिस मस्ट इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। दिस मस्ट इम्प्लाइज बी कॉमा ए पेयर मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। वो कहता है कि इफ़ वेन एवर, हाँ ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। वो बोलता है कि इफ़ वेन एवर जब भी कभी ए बी से रिलेट करता है, इम्प्लाइज का मतलब है तब, ऐसे पढ़ो, जब भी कभी ए बी से रिलेट करता है तब बी जो है वो ए से रिलेट करना चाहिए। जब भी कभी आपको ए रिलेटेड टू बी मिलता है तो तब आपको बी रिलेटेड टू ए दिखाना होगा। यदि ऐसा आप दिखा सकते हैं तो दैट मीन्स रिलेशन सिमेट्रिक होगा। और ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, अब ऐसा नहीं दिखा सकते हैं का क्या मतलब होगा यहाँ पे? कि जब कभी ए रिलेटेड टू बी मिले, जब कभी ए रिलेटेड टू बी मिले एंड तब बी रिलेटेड टू ए ना मिले। ए रिलेटेड टू बी मिले और बी रिलेटेड टू ए ना मिले तो आप क्या कहोगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या बनेगा? नॉट सिमेट्रिक के लिए कि इफ़ वेन एवर यू कैन से, या इफ़ भी बोल सकते हो तो भी चलेगा। इफ़ वेन एवर ए बी से रिलेट तो मिले, मतलब ए बी पेयर आर में मिले, बट डजंट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जब कभी ऐसा मिल जाए कि ए बी से रिलेटेड तो है बट बी ए से रिलेटेड नहीं है, डजंट इम्प्लाइज, तब ऐसा मिले कि बी ए कॉमा आर में, डजंट इम्प्लाई बी कॉमा ए बिलोंग्स टू। डजंट इम्प्लाइज बोल दिया बेटा मैंने यहाँ पे, ध्यान देना। डजंट इम्प्लाइज इसका मतलब ये होगा कि ए कॉमा बी जो है वो आर में तो है बट बी कॉमा ए आर में नहीं है। नहीं है के लिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैंने नॉट इम्प्लाइज कर दिया है। बात समझ में आ रही है? या फिर इसको आप ऐसे सोच लो, इस बात को कि ए बी पेयर तो आर में मिल रहा है
बट बी ए पेयर आर में नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया हमारे पास नॉट सिमेट्रिक। आप इसके साथ कंफ्यूज मत करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डजंट इम्प्लाई लगाया है, इसका मतलब यही है, इस पूरी बात का जो मतलब है वो सेम यही है कि ए कॉमा बी जो है वो आर में तो मिले बट बी कॉमा ए आर में ना मिले। ओके, अब एक केस और बच्चा बताए। अब ये सोचना है कि ये जो केस मैं बताने वाला हूँ वो हमें क्या देगा, सिमेट्रिक देगा या नॉट सिमेट्रिक देगा। देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है कि जब भी कभी ए बी से रिलेट मिलता है तो तब बी ए से रिलेट होना चाहिए, बी ए से रिलेट होना चाहिए। नॉट सिमेट्रिक कहता है कि ए बी से रिलेट तो हो, कोई ना कोई एक पेयर ऐसा मिल जाए ए कॉमा बी वाला जो कि आर में आ रहा है, बट बी कॉमा ए जो पेयर है, बी कॉमा ए जो पेयर है वो आर में ना आए, बी कॉमा ए पेयर आर में ना आए। ठीक है, तुम कहेंगे कि नॉट सिमेट्रिक। अब बात आती है कि ऐसा एक केस सोचो, सपोज करो कि ए एक सेट है 1 2 3, आर मैंने रिलेशन बनाया, इसमें मैंने डाल दिया है 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2। चलो ये देखते हैं। देखो ये ए बी से रिलेट मिला। अच्छा, इसमें ए की वैल्यूज़ क्या हैं, ए की वैल्यूज़ क्या हैं 1 2 3, बी की वैल्यूज़ क्या हैं 1 2 3। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हम रिलेशन ए से ए में जा रहे हैं, तो इधर जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या नाम देते हो, ए नाम देते हो, तो ए की 3 वैल्यूज है 1 2 3 ऐसे बोलो। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या नाम देते हो, बी नाम देते हो, इसका मतलब यहाँ पर भी जो है 1 2 3 है। ठीक है जी, तो ए की वैल्यूज भी 1 2 3 है और बी की वैल्यूज भी 1 2 3 है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखो ए बी से रिलेट मिला, ए किसी बी से रिलेट मिला, तो जो बी कोमा ए बनेगा, जो बी कोमा ए मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, 1, वो भी यहाँ पे है, बी कोमा ए भी यही है। यदि ए कोमा बी ये है तो यहाँ पे बी कोमा ए भी यही मिल गया। ठीक है, अब देखो ये ए कोमा बी, तो इसका बी कोमा ए कौन बनेगा 2, 1, और यदि मैं इसको ए कोमा बी बोलता हूँ तो इसका 1, 2 बनेगा बी कोमा ए। मतलब ए रिलेटेड टू बी है, जब ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए मिल रहा है, जब ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए मिल रहा है, ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए मिला, और ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए मिला। इसका मतलब जब जब मुझे ए रिलेटेड टू बी मिला तब मुझे बी रिलेटेड टू ए मिला, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, अभी फ़िलहाल ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब इसमें कुछ ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे बेटा नोट कर लेना कि ये जो रिलेशन है पहले ये सिमेट्रिक है। अब मैं एक नया रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, इसी में कुछ और एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल के मैंने इसमें 1, 3 डाल दिया। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया है 1, 3। ठीक है, अब आप देखो यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि ये जो रिलेशन था वो सिमेट्रिक था। अब मैंने एक ऐड कर दिया एलिमेंट। अब देखते हैं कि ये जो नया रिलेशन मैंने बनाया पहले को चेंज करके, ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ए कोमा बी आया, अब इसको फिर से मैं ए कोमा बी बोलूँगा, तो इसका बी कोमा ए ढूंढवाओ। क्या इस पूरे सेट में इसका बी कोमा ए है इस आर में? नहीं है। इसका मतलब ए कोमा बी आर में आया बट बी कोमा ए आर में नहीं आया। या ऐसे बोलो कि इफ़ व्हेनेवर जब हमें कभी ए रिलेटेड टू बी मिला तो उसने इम्प्लाइज नहीं किया कि बी कोमा ए भी आर में है, उसने इम्प्लाइज नहीं किया। ठीक है ना, तो भी हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। इन दोनों बातों को बेटा आप मर्ज कर लो, यही बात ज़्यादा आपके लिए सिंपल रहेगी कि आप ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, कि ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है बट बी रिलेटेड टू ए नहीं मिल रहा है, तो अगेन मैं क्या बोलूँगा अब इसको, नॉट सिमेट्रिक। पहले वाला क्या था, यहाँ तक यदि आप बात करते हो इन 5 एलिमेंट्स को लेके तो ये सिमेट्रिक है। इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया ये वाला, तो अब ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। प्लीज़ नोट डाउन, इसको साथ के साथ नोट कर लो कि अब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया है। अब इसमें एक और जो केस में बोलने वाला था, अब वो सोचते हैं।
देखो ए रिलेटेड टू बी मिलता है तो बी रिलेटेड टू ए ये ढूंढना है, और या फिर ऐसे बोल लो ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तो ये ढूंढना है कि बी रिलेटेड टू ए है या नहीं, है या नहीं है तो सिमेट्रिक, नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। बट व्हाट अबाउट कि यदि मान लो ऐसा हो कि ए रिलेटेड टू बी ही ना मिले, सपोज करो मैं ये बोल देता हूँ कि ए रिलेटेड टू बी ही ना मिले, तो फिर आप क्या बोलोगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ये देखना है मुझे, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको एक बार फिर से 1,3 को हटा देता हूँ। अब सोचना बस, ये बात समझ में आ गई ना, तो ट्रांजिटिव में तुम्हें आसानी होगी समझने में, ट्रांजिटिव में, ठीक है। तो अब मैंने 1,3 को फिर से हटा दिया। अब देखो ये जो रिलेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ए रिलेटेड टू बी मिला। अब यहाँ से देखो ये वाला जो ए था वो रिलेटेड टू बी मिला, ये वाला जो ए था वो रिलेटेड टू बी मिला, ठीक है जी, ये ए रिलेटेड टू बी मिला। अच्छा ओके, और क्या मिल रहा है, ये वाला ए रिलेटेड टू बी मिला, ठीक है। तो फिर हमें पीछे से बी रिलेटेड टू ए भी मिलते चले गए। बट ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है वो रिलेटेड टू बी नहीं मिला, नहीं मिला ना। इस वाले रिलेशन में देख रहे हो आप ए रिलेटेड टू बी, सॉरी ये ए रिलेटेड टू बी 2,3 तो मिला, 3,2 भी मिला, सॉरी ये ए रिलेटेड टू बी यहाँ से मिला हुआ, ठीक है, ये रिलेटेड टू बी मिला। बट यदि मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि ये वाला ए रिलेटेड टू ये वाला बी मिला, बट ये वाला जो ए है वो रिलेटेड टू ये वाला बी नहीं मिला, ध्यान देना, ये वाला ए ये वाले बी से तो रिलेट नहीं मिला ना, नहीं मिला। जब ये वाला ए इस वाले बी से रिलेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, ए रिलेटेड टू बी नहीं मिला, तो मुझे बी रिलेटेड टू ए भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखो जब कभी ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तो मैं बी रिलेटेड टू ए ढूंढने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यदि मिलता है बी रिलेटेड टू ए तो मैं कहूँगा कि वो सिमेट्रिक है, नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि नॉट सिमेट्रिक है। बट यदि ए रिलेटेड टू बी नहीं मिलता है, जैसे कि 1 रिलेटेड टू 3 नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, तो भी मैं क्या कह रहा हूँ, तो भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ध्यान देना, यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि बी रिलेटेड टू ए मिले सिमेट्रिक होने के लिए, नहीं सिमेट्रिक होने के लिए ये ढूंढूंगा कि बी रिलेटेड टू ए ना मिले, ठीक है। बट यदि ए रिलेटेड टू बी ही नहीं मिलता है, जैसे कि 1 रिलेटेड टू 3 नहीं मिल रहा, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग बनता है 3,1, 1,3 जब नहीं है तो मैं 3,1 के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मुझे इस पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो साफ साफ कह रहा है कि जब कभी ए रिलेटेड टू बी मिलता है तब ढूंढो, यदि ए रिलेटेड टू बी ना मिले तो फिर हम बी रिलेटेड टू ए की बात नहीं करेंगे, और जब हम ए रिलेटेड टू बी नहीं मिल पाएगा और बी रिलेटेड टू ए की बात नहीं करेंगे तो भी हम ये कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, अब एक एग्जांपल देखो, मतलब ऐसे भी सोच सकते हो आप, ऐसे सोच लो सिंपली कि नॉट सिमेट्रिक की सिर्फ एक ही कंडीशन है, नॉट सिमेट्रिक की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ए रिलेटेड टू बी मिले बट बी रिलेटेड टू ए ना मिले। अदरवाइज जो बची हुई कंडीशंस है ना सारी की सारी वो सिमेट्रिक के फेवर में जाती है, वो सिमेट्रिक के फेवर में जाती हैं। ऐसे भी सोचा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल और, एक और एग्जांपल इसी सेट के ऊपर बना रहा हूँ मैं। ए मैन लेके चल रहा हूँ 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इसमें डाला सपोज 1,1 एंड 2,2, सपोज ये डाल दिया। अब देखना ये है कि ये जो रिलेशन है हमारा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यूज़ कौन है 1 2 3, ये ए की वैल्यूज़ है और बी की वैल्यूज भी 1 2 3 है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी।
कि लेफ़्ट साइड में जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को आप ए नाम दे रहे हो, जो राइट साइड में जो सेट है उसको आप बी नाम दे रहे हो एलिमेंट्स को। अब देखना ये कि भाई ये जो ए है इस बी से रिलेटेड कर रहा है, ये वाला जो ए है ये इसी बी से रिलेट है, तो ये वाला जो बी है वो इसे ए से रिलेट हो रहा है, मतलब ए रिलेटेड टू बी है यहाँ पे, तो बी रिलेटेड टू ए है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ए रिलेटेड टू बी मिला तो बी रिलेटेड टू ए मिल रहा है, साफ साफ ए रिलेटेड टू बी मिला तो बी रिलेटेड टू ए भी मिल रहा है ना। तो क्या कहोगे अब आप यहाँ पे, सिमेट्रिक है या नहीं है? तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि कंडीशन कहती है, डेफिनेशन कहती है कि जब कभी हमें ए रिलेटेड टू बी मिल रहा है तो तब हमें बी रिलेटेड टू ए भी मिल रहा है। अब यदि कोई ऐसा कहता है, ध्यान देना, अब यदि कोई ऐसा कहता है कि जी इसमें 1,2 तो है ही नहीं, 1,2 तो नहीं है इसमें, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं है तो मैं 1,2 की बात ही क्यों करूँगा। मैं तो 1,2 की बात तब करता जब यहाँ पे पहले से 2,1 दिया होता। यदि इस सेट में आर में 2,1 दिया होता तो फिर मैं ढूंढ रहा होता कि यार 1,2 भी मिल जाए, बट क्योंकि 2,1 ही नहीं दिया हुआ, 2,1 ही नहीं दिया हुआ, तो मैं 1,2 के होने या ना होने से बिल्कुल भी मैटर नहीं करता वो मेरे लिए, ठीक है, कि 1,2 है या नहीं है, डिडंट मैटर। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आर यू गेटिंग? इसका मतलब यदि ए रिलेटेड टू बी ही नहीं मिल रहा, तो मैं बी रिलेटेड टू ए की बात नहीं करूँगा, एंड इन दैट केस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्योंकि नॉट सिमेट्रिक का सिर्फ एक ही फंडा है, ए रिलेटेड टू बी मिले बट बी रिलेटेड टू ए ना मिले। यदि मैं इसमें एक और चेंज करता हूँ कि 1,1 है, 2,2 है और 1,2 भी है, तो अब क्या बोलोगे, ये नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक। क्यों है नॉट सिमेट्रिक? क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 तो मिला बट 2 रिलेटेड टू 1 नहीं मिला, तो इसलिए अब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। गॉट इट बच्चों? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, तो ये तो हो गया फाइनाइट सेट के लिए, बहुत ही आसान है देखना। अब हम बात करेंगे किसके लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए, जो जनरली आपसे पेपर में, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा ही मैक्सिमम टाइम, मतलब वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट के ऊपर होता है। फाइनाइट सेट के ऊपर तो जनरली बच्चे निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट सेट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, निकाल तो वो भी लेते हैं बट थोड़ी सी दिक्कत कुछ बच्चों को समझने में आती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो आई थिंक ये लेक्चर देखने के बाद वो दिक्कत भी अब आपकी ख़त्म होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो एक हमने एग्जांपल किया था रिफ्लेक्सिव में वाइफ वाला, हस्बैंड वाइफ वाला, है ना, तो उसको देख लेते हैं एक बारी। ए इज़ द सेट ऑफ all human beings in a town, तो R में वो सभी पेयर्स हैं x, y such that x is wife of y, अब मुझे ये देखना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक की सीधी सी डेफिनेशन क्या है कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी यदि मिलता है तो बी रिलेटेड टू ए मिलना चाहिए। अब ऑब्वियसली भैया एक टाउन है, आप देख रहे हो, तो टाउन में हस्बैंड वाइफ तो होंगे ही होंगे, कोई ना कोई तो होगा ना हस्बैंड वाइफ, है ना। तो चले, तो मान के चल सकते हैं इसका मतलब कि ए रिलेटेड टू बी तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ऐसा, ठीक है। कोई वाइफ होगी एक्स और उसका कोई हस्बैंड होगा वाई, तो एक्स कमा वाई पेयर, कोई ना कोई पेयर इसमें आर में होगा, ये मान के चल सकते हैं हम। ओके, तो लेट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये हम मान के चल रहे हैं, विच इम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। यदि मैं ये लेके चलूँगा कि एक्स कमा वाई पेयर आर में है, या बात वही है कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो इसका मतलब होगा कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई।
अब मुझे क्या देखना होगा कि y रिलेटेड टू x है या नहीं है, y रिलेटेड टू x है या नहीं है। तो क्या करो बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख लो, इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख लो और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। यानी कि स्टेटमेंट जो बीच में जो कंडीशन है x रिलेटेड टू y की कंडीशन है ये कि x y से कब रिलेटेड है, जब x y की वाइफ है। तो x और y को आपस में कर दो इंटरचेंज और कंडीशन को जो जहाँ पे लिखी हुई है उसको वहीं पे रहने देना है, x और y को कर दिया इंटरचेंज। अब ये सोचना होगा, बस ये सोचना होगा आपको कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और ऐसा सभी के लिए सोचना पड़ेगा, सभी पेयर्स के लिए, जो पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या वो पेयर्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज़ बस हमें सोचनी है। तो सोचो कि ये x इज वाइफ ऑफ y है, सपोज कर लिया मैंने x इज से तन्वी, याद है ना, से x इज तन्वी इज वाइफ ऑफ तनु, तनु बोल देते हैं, ठीक है, तरुण बोल लो यार, नहीं हमने तनुज लिया था एग्जाम्पल ना, चलो तनुज ही रखते हैं, ठीक है, तनुज। तो तन्वी इज वाइफ ऑफ तनुज, तो क्या अब आप ये कहोगे कि तनुज इज वाइफ ऑफ तन्वी? ऑब्वियसली नॉट यार, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो दिस डजंट इम्प्लाइज, क्या आ गया ये, डजंट इम्प्लाइज। और यू कैन राइट इट एज y इज हस्बैंड ऑफ x, that is y cannot be wife of x, ऐसे लिखा जा सकता है। मीन्स दिस इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। दैट इज यू कैन से कि x कॉमा y पेयर R में है बट y कॉमा x पेयर R में नहीं होगा, और विच इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये होगा कि R सिमेट्रिक नहीं है। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया है बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं फिर हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे एक और लेते हैं। तो ये एक NCERT का ही क्वेश्चन है। देखो फाइनाइट सेट वाले ज़्यादा मैं एग्जांपल नहीं उठाने वाला, क्योंकि हर कोई फाइनाइट सेट के एग्जांपल उठा के आपको समझा दे को उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमें मेनली फोकस करना है इनफाइनाइट सेट जहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये फाइनाइट बेसिक था बट ये बहुत लार्ज सेट था, क्योंकि टाउन है, टाउन में तो बहुत सारे मेम्बर्स हो सकते हैं। फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत ही छोटा सेट होता है, तो वहाँ पे देखना इजी काम होता है। बट जहाँ पे लार्ज सेट हो जाएगा या इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, मेनली ए और बी, एक्स और वाई की टर्म्स में चलना है। सिंपल ही है। और यहीं पे तुम्हें दिक्कत होती है कि ए और बी और एक्स और वाई की टर्म्स में चलने में। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती है 1 2 3 4, तो आप थोड़ा इजीली देख सकते हो, ठीक है। जहाँ तुम्हें यहाँ पे ए बी एक्स वाई आते हैं तो तुम सोचने लग जाते हो कि यार ये होगा या नहीं होगा। बस वही डर निकालना है तुम्हारा, वही डर निकालना है बच्चों। और वो हमें कैसे निकलेगा, वो डर निकलेगा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करोगे 8-10, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैथ्स आसान है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये वाला R हम डिफाइन कर रहे हैं। इस R में वो सभी पेयर्स हैं x, y सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब x y से कब रिलेट होगा, x y से कब रिलेट होगा, जब x की वैल्यू वाई स्क्वायर से छोटी होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो है वो 2 से रिलेट होगा या नहीं होगा। 1 2 पेयर इस वाले R में आएगा नहीं आएगा, देखें ज़रा। आने की कंडीशन क्या है कि वो जो x है, इनकी जो 1 है, वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। 1 क्योंकि 4 से छोटा होता है तो ट्रू है। इसका मतलब 1 2 पेयर R में होगा। इसका मतलब ये होगा कि 1 2 पेयर R में होगा, इस वाले R में, ठीक है। तो चलिए अब मुझे ये देखना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है।
रिफ्लेक्सिव की भी चर्चा करी थी हमने, रिफ्लेक्सिव वाले में इसकी चर्चा करी थी कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव के लिए सोचा था ना हमने कि x y को किस में रिप्लेस कर दो, x में, तो x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव ये नहीं था क्योंकि हमने 1/2 1/3 के एग्जाम्पल सोचे थे। अब हम देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक के केस में क्या करो बेटा, इस कंडीशन को ले लो, ये जो कंडीशन है आपके पास x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब x को y में और y को x में रिप्लेस कर दो। ये मान के चलो कि ये ट्रू है, ये मान के चलना है कि ये ट्रू है, मतलब हम ये लेके चल रहे हैं कि x रिलेटेड टू y तो है, बट हम ये देखना चाहेंगे कि y रिलेटेड टू x होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये तो हो गया ट्रू, ये तो मान लिया आपने ट्रू। अब x को y में और y को x में रिप्लेस किया, तो इसके बेसिस पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, यदि x y स्क्वायर से छोटा है तो क्या y x स्क्वायर से छोटा होगा। तो यार ये इससे ये प्रूव करना तो कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ तो यहाँ पे तो y की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये ट्रू नहीं दिख रहा, ये ट्रू नहीं दिख रहा। और जब आपको कंडीशन ट्रू ना दिखे x y की टर्म्स में तो क्या करो, फिर एग्जाम्पल सोचो। फिर ऐसा एग्जाम्पल कि जिसमें x रिलेटेड टू y तो होगा बट y रिलेटेड टू x नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचना है। अब नेगेटिव में जाना है, नॉट सिमेट्रिक के फेवर में चल दो अब, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है पहले से ही, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 तो है, क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट 2 रिलेटेड टू 1 यानी कि 2,1 पेयर आर में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, देखो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। 2 1 से छोटा थोड़ी ना होता है, तो इसलिए क्या हुआ, 1,2 आर में है हुआ क्योंकि ये है, बट 2,1 आर में नहीं है। सो इट्स इम्प्लाइड आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखो जब भी आप नॉट के फेवर में जा रहे हो, नॉट सिमेट्रिक कह रहे हो, तो जस्ट गिव एन एग्जाम्पल इनफ। क्योंकि मैंने बताया था ना, एक अभिषेक क्लास में बच्चा है जो कि फेल हो गया, तो बस एक ही बच्चा इनफ है जो ये कह सकता है, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड। रिज़ल्ट गुड नहीं होगा यदि इवन अ सिंगल चाइल्ड भी फेल हो गया। तो इवन अ सिंगल एलिमेंट ऐसा मिल गया, एक पेयर ऐसा मिल गया इसके अंदर कि जो हमारी कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन सिमेट्रिक की कहती है कि जब भी कभी A रिलेटेड टू B मिलता है तो तब हमें B रिलेटेड टू A मिलना चाहिए। तो हमें A रिलेटेड टू B मिला जबकि B रिलेटेड टू A नहीं मिला, तो बस इसने ये बता दिया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों और एग्जांपल्स भी हम करेंगे अभी सिमेट्रिक के ऊपर, तो नेक्स्ट क्लास पूरा जो है सिमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर होने वाला है। फिर तब तक आप इसको रिवाइज़ करके रखिए और इन जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं इनको एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना इन चीज़ों को। कोई डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, और एटलीस्ट पहले 2-3 क्वेश्चंस को ज़रूर करना 1.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपका सिमेट्रिक ख़त्म हो जाएगा श्योरली, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ओके बाय।